हेलो दोस्तों, मैं साहिब कुमार। आप सभी को जय हिंद। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लास 10th में अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना होता है। आज वही टॉपिक हम लेकर आप लोग के सामने आए हैं और ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनवा करके बच्चों को रटवाया जाता है। लेकिन आज मैं प्रत्येक स्टेप का अर्थ सहित आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि ये समझ में आ जाए कि आखिरकार वो इसी शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्वेश्चन रहता है, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ऐसे तो हम लोग पढ़ते आते हैं कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब p अपॉन q, जिसका मतलब है कि ऊपर चाहे जो भी अंक हो, यहां तक कि 0 भी हो सकता है, परंतु q बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। q बराबर कभी 0 नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर ये q के बराबर 0 हो जाए तो किसी भी संख्या में 0 से भाग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है और आज तक उसकी कोई परिभाषा नहीं बनी है। इस वजह से किसी भी संख्या में 0 से भाग करने अर्थात q इक्वल टू 0 होने पर उसका अर्थ इनफाइनाइट, दैट मीन्स अपरिभाषित होता है, यानी अनंत होता है। और जो संख्याएं अनंत होती है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या अपरिमेय होती है वो अनंत तक उसका हल निकलता है, वो शांत नहीं होता। और आज हम लोग यही सिद्ध करेंगे कि तो पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु कैसे अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध करके दिखाना है। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। हमें पता है ये अपरिमेय है, लेकिन अभी यहाँ पे मान रहे हैं परिमेय है, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अगर हम परिमेय मानकर बना रहे हैं और एक ऐसा भी समय आएगा जहां हमारी मान्यता गलत सिद्ध होगी। किसकी गलत सिद्ध होगी? परिमेय मानने की गलत सिद्ध होगी। जब परिमेय मानने की मान्यता गलत हो जाएगी तो स्वाभाविक ही अपरिमेय हो जाएगी। जैसे किसी भी काम को करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त को फुलफिल तब तक नहीं किया तब तक वो काम नहीं हो सकता। सपोज खाना बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए उस सभी सामग्रियों को इकट्ठा होने पर ही खाना बन सकता है। उसमें से किसी भी एक चीज की अपसेंटी से खाना नहीं बन सकता है। ठीक उसी तरह से परिमेय संख्या होने के लिए p बाई क्यू के रूप में होना आवश्यक है। एक ऐसा भी समय आएगा कि हमारे द्वारा माने गए ये √3 एक परिमेय संख्या है, गलत सिद्ध हो जाएगी। तो जब परिमेय मानने की सिद्ध हो जाएगी, परिमेय मानने की अवधारणा सिद्ध हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपरिमेय हो जाएगा। कैसे होगा तो हम लोग देखते हैं। मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p बाई क्यू के रूप का है। मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p बाई क्यू के रूप का है। p बाई क्यू के रूप का क्यों है? क्योंकि इसे परिमेय माना गया है। और साथ ही साथ p बाई क्यू के रूप में होता है तो किसी भी भिन्न संख्या को हम लोग उसको मानक रूप में लिखते हैं और उसी मानक को एक अन्य शब्द से नाम जाना जाता है जिसका नाम है सरलतम रूप। क्या नाम है? सरलतम। सरलतम का मतलब होता है छोटा से छोटा। क्या होता है? छोटा से छोटा होता है। छोटा से छोटा होने का मतलब है वैसी संख्याएं जिनका अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। सपोज अगर यहाँ हम 6/9 लिख लेते हैं तो ये 3 का मल्टीपल 6 है और 3 का मल्टीपल 9 भी है। दोनों में एक तो कॉमन आ ही रहा है, इसके साथ साथ 3 भी कॉमन आ रहा है, तो यह मानक रूप नहीं हो सकता है, यह सरलतम रूप नहीं हो सकता है। अगर इसी संख्या को हम 3 से डिवाइड करके इसके छोटे फॉर्म में लिखें, 3 2 6, 3 3 9, यानी कि 2/3। 2/3 लिखने पर अब केवल 2 से कट सकता है, अन्य डिवाइजर से नहीं कट सकता है। 3 केवल 3 से कट सकता है, बाकी अन्य मल्टीपल से नहीं कट सकता है। और दोनों को काटने का प्रयास करें तो अधिकतम संख्या 1 से कट सकता है। अर्थात यह दोनों में कॉमन क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कहने का क्या मतलब है कि ये भी 2 भी 1 से भाग लग रहा है और 3 भी 1 से भाग लग रहा है। तो यहाँ पे सरलतम रूप मान लिया गया, किसको? p बाई क्यू को मान लिया गया सरलतम रूप। तो यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं कि p बाई क्यू में 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता।
अर्थात पी बाई क्यू के रूप का है जिसमें एक के अतिरिक्त, इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन, कॉमन फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं, यानी पी बाई क्यू में अधिकतम एक ही संख्या कॉमन आ सकती है। और चूंकि अंडर रूट 3 को पी बाई क्यू के रूप में माना जा चुका है कि अंडर रूट 3 पी बाई क्यू के रूप में ही है, इसका मतलब है उसके इक्वल है, इसके बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी बटे क्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऊपर माना जा चुका है कि अंडर रूट 3 पी बाई क्यू के रूप का ही है, यानी कि उसी रूप का है, तो उसी रूप का है, इसका मतलब उसके बराबर है। अब चूंकि ये पी बाई क्यू परिमेय संख्या है तो इसका भी परिमेय होना आवश्यक है, और हम लोग को पता है जब अंडर रूट में किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीपल करते हैं तो वो संख्या बाहर निकल जाती है, अर्थात बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 3 का वर्ग करने का मतलब है 3 आउट आएगा कम, और पी बाई क्यू का मतलब है पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी बाई स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, मल्टीपल करते हैं तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इसका मतलब है अगर यहाँ पर 3 इधर आके भाग लग सकता है, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब 3 इधर आके भाग लग सकता है, यानी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं, इसको समीकरण हम 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझने की आवश्यकता है, जो संख्या 1 से डिवाइडेड है वो किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता है, और एक साथ ही साथ एक और बात, किसी संख्या से भाग करने या उसमें भाग लगने का मतलब है कि उस संख्या का एक मल्टीपल, उस संख्या का एक गुणनखंड उसमें शामिल है। कैसे, तो सपोज मान के चलिए यहाँ पे 9 है और इसमें हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 से अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब इसमें 3 का एक मल्टीपल है। अगर हम यहाँ 15/5 कर रहे हैं, इसका मतलब अगर इसमें इससे भाग कर रहे हैं तो भाग तभी होगा जब इसका क्या हो, इसमें इसका मल्टीपल हो तो इसमें डिवाइड होगा, यानी कि कह सकते हैं कि 15 में 5 उभयनिष्ठ यानी कि उसमें विद्यमान है। इस तरह से अगर 3 को इधर लाते हैं तो इसमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर में 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि पी में 3 उभयनिष्ठ है, यानी कि उसमें विद्यमान है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, यानी कि जो 3 है, सपोज कीजिए यहाँ पर जो 9/3 है, तो 3 क्या कर रहा है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है, 9 को डिवाइड करने का मतलब क्या है, 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 3 क्या कर रहा है, 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि 3 केवल 3 को भी डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया, और केवल 2 है, यानी कि इसका पावर 2 4 हो गया, तो इसका पावर जब 1 था तो इसका वैल्यू 2, जब इसका पावर 2 इसका वैल्यू 4, इसका मतलब तो इसमें 2 विद्यमान है ना, उसका पावर डबल करने पर क्या, ट्रिपल फोर्स करने पर उसका क्या हो जाएगा, उसका उसमें ज्यादा जितना पावर होगा उसका मल्टीपल उसमें उतना ही ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे 3 आकर के पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो स्वाभाविक है जब 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये 3 पी को भी डिवाइड करेगा, पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यहाँ तक चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पुनः माना कि 3m इक्वल टू पी, इसको मान लिया गया। फिर से यहाँ पे 3 मानने का तात्पर्य इसलिए यहाँ पे कुछ अंक नहीं मान सकते हैं, इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि ऐसा भी समय आएगा जहाँ पे हमें ये दिखाना होगा, यहाँ पे ये दिखाना होगा कि जैसे यहाँ पर 3p स्क्वायर में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3p का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है,
तो इस तरह से यहाँ पे 3 मानने का पीछे कारण है कि एक ऐसा भी स्टेप आएगा, ऐसा भी समय आएगा इसमें जहाँ पे Q3 Q को डिवाइड कर रहा होगा। और डिवाइड करवाने के पीछे मुख्य कारण ये है ताकि हमारी जो ऊपर मान्यता है परिमेय मानने की और सरलतम रूप मानने की, जिसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा वर्णित गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, उसमें 3 विद्यमान है, तो यहाँ पे उसको गलत सिद्ध करना है। यहाँ पे फिर से क्या करते हैं हम, पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, पुनः दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर होल स्क्वायर होगा 9m², इधर होल स्क्वायर होगा p²। अब यहाँ पे समीकरण 1 से हम लोग देख सकते हैं 9m² = p² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3q² लिख सकते हैं, 3q²। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 से हमें प्राप्त है, क्या है जी, हमें प्राप्त है। अब यहाँ से 3 से 3 डिवाइड हो गया, 3m² = q²। अब देखिए यहाँ पर 3 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 3 क्या करेगा, इधर डिवाइड करेगा, यानी कि 3q में q² को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं 3q² को विभाजित कर रहे हैं, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहे हैं, विभाजित कर रहा है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा, q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए 3p में विभाजित कर रहा है और 3q को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब 3p और q दोनों में विद्यमान है, क्या है, दोनों में विद्यमान है। तो यहाँ पे एक बात देखिए, शुरू में हम लोगों ने क्या माना था कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा घनिष्ठ गुणनखंड, मतलब दोनों में एक के अलावा कोई दूसरा घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सिद्ध होता है कि p और q में 3 विद्यमान है, तो भाई हम लोगों ने एक माना था, यानी कि p और q का रूप इसमें एक के अतिरिक्त कोई दूसरा घनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो ये 3 आ कहाँ से गया, 3 नहीं आया ना। और 3 जब नहीं आया, इसका मतलब है कि ये कथन का क्या कर रहा है, विद्यमान कर रहा है, कथन क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि 3p और q दोनों का अवनिष्ठ गुणनखंड तो है, लेकिन ये कथन का विरोधाभास कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर मान लिया है कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा अवनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पर हमारी मान्यता क्या होती है, गलत होती है। और हमारी मान्यता गलत होती है, क्यों गलत होती है, क्योंकि एक के अतिरिक्त कोई दूसरा है नहीं। और चूंकि जब 3q² p² के बराबर है या √3 = p/q के रूप में है, तो √3 में संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये कथन का विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से हम लोग लास्ट में भाषा लिखेंगे, इससे स्पष्ट होता है कि 3p और q का घनिष्ठ गुणनखंड है, साथ ही साथ √3 एक परिमेय संख्या के रूप में है, परंतु ये कथन का विरोधाभास कर रहा है क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हर प्रश्न में आता है, हर एग्जाम में आता है। ये कोई ऐसा बोर्ड का एग्जाम नहीं है जिसमें 1 नंबर या 2 नंबर का नहीं पूछा जाता हो। और न केवल 3 यहाँ पर, बल्कि आप यहाँ पे 2, 5, 7 इत्यादि लगा करके भी बना सकते हैं। और इसके अतिरिक्त भी प्लस करके आता है, जैसे 2 प्लस √3। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, इसकी अपेक्षा ये काफी इजी होते हैं। इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए इतने सारे लंबे प्रोसेस नहीं करने होते हैं, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैं आप तक पहुंच पाऊंगा और आपको ये मेरा सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगेगा। फिर से मिलेंगे कल, जय हिंद।